हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग चाल और वेग का थर्ड पार्ट देखेंगे और ये लास्ट पार्ट है। हम लोग टोटल 75 क्वेश्चंस कर लेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे आई बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोनों ही पार्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। CBT 2 के लिए ही अपलोड किया गया है वो। और रही बात PDF की, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, यानी जितने 3 पार्ट में मिलाकर के क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस उस PDF में इंक्लूड है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने देखा है तो आप खुद से ट्राई करना, उस PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। उस वीडियो में मैंने आपको 51 क्वेश्चंस बताए थे, 52 मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर मैं इसमें बताता हूँ। 4 किलोग्राम गोली 2000 किलोग्राम के तोप से 1500 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तोप का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। जिस तरह से गन बुलेट में होता है ठीक वैसे ही बनता है यहाँ पे। गोली अगर इधर जाती है तो तोप पीछे की तरफ। तो क्या बताया था मैंने आपको, तोप का वेलोसिटी निकालना है। ये उल्टा डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में गोली होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में चलेगा तोप, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। स्मॉल m बटे में कैपिटल M और गुने में ये गोली स्मॉल m, यानी कि गोली का मास 4 किलोग्राम, तोप का मास 2000 किलोग्राम और गोली का वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड। 1 2 खत्म, 4 से 20 खत्म 5 टाइम्स और ये 15 खत्म 3 टाइम्स, यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में गोली चली उसके अपोजिट डायरेक्शन में तोप का प्रतिक्षेपण हुआ। तो 3 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप ग्राम को केजी में क्यों चेंज करते हो। यहाँ पे मैंने केजी में पुट कर दिया, यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं किया यूनिट का। देखिए आंसर सारे के सारे SI यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हम जब सवाल बनाने जाएंगे तो सारे के सारे यूनिट SI यूनिट में ही पुट करेंगे। अगर 4 kg की जगह पर यहाँ पर 4000 ग्राम होता, तब हम पहले इसे क्या करते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं, केजी में कन्वर्ट करते हैं। केजी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें सारे यूनिट SI यूनिट में डालने हैं और केजी होता है द्रव्यमान का यूनिट, ग्राम नहीं होता है, इसीलिए ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं। अगला देखिए, एक स्थिर रॉकेट है। स्थिर रॉकेट कहने का मतलब U कितना हो गया, 0। इसका द्रव्यमान ये दे रखा है, इस पे फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है 30 सेकंड के लिए लगता है। अब जब स्थिर था उस पर फोर्स लगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आया, यानी कि उसके पास वेलोसिटी आ गया। पूछा है ये वेलोसिटी कितना है 30 सेकंड के बाद। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण, और ये दे रखा है 2 गुने 10 पे पावर 5। द्रव्यमान दे रखा है 2 गुने 10 पे पावर 4 और त्वरण हमें नहीं पता है। और त्वरण की जगह हम ये लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन टी, लिख सकते हैं V माइनस यू। अब U देख लो, क्योंकि स्थिर है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 0 और t समय दे रखा है 30। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए V हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर 5 गुने 30 बटे में 2 गुने 10 पे पावर 4। 2 से ये 2 खत्म, 10 पे पावर 4 है तो इसको हम खत्म करेंगे, 10 पे पावर 1 आएगा और 30 में जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं, F बराबर m है और V माइनस यू अपॉन टी, ये होता है त्वरण का फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन बटे समय। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं है। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। देखिए जब विस्थापन सिर्फ लिखा होता है इसका मतलब होता है रैखिक विस्थापन, जब सिर्फ वेग लिखा होता है उसका मतलब होता है रैखिक वेग, और जब भी कोणीय होगा तो वहां पे कोणीय वर्ड लगा होगा। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, मान लो ये है वृत्त और ये है वृत्त का केंद्र। तो कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था A पर, फिर ये चल कर गया B पे, ठीक है ना, ये ऐसे चल कर गया, तो A और B ये मिलकर यहाँ पे जो केंद्र पे जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, यानी कि अगर ये पूरा चल देता A से लेकर के फिर से A पे चला आता तो कोणीय विस्थापन कितना होता, A से लेकर के ये वापस एक A से चला और A पे घूम के चला आता तो कोणीय विस्थापन कितना होता, 0 नहीं होता कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होता 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री जो बोलते हैं हम, 2 पाई होता। लेकिन कोणीय विस्थापन हम लोग रेडियन में बताते हैं। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रैखिक विस्थापन कितना होता, 0 होता। ठीक है ना, तो रैखिक विस्थापन 0 होता, A से चला A पे घूमकर चला आया तो रैखिक विस्थापन 0, लेकिन कोणीय विस्थापन 2 पाई। अब जिस तरह से वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय रैखिक वाले केस में, उसी तरह से कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बट्टे समय। और कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और कोणीय त्वरण इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कोणीय वेग बटे में समय। तो अब देखो SI यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले कोणीय विस्थापन का होता है रेडियन, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो रेडियन पर सेकेंड, और कोणीय त्वरण हो जाएगा
जब कोणीय वेग में हम भाग लगाएंगे समय से, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है 1/सेकेंड होता है, यानी कि सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन की बात करते हैं तो याद रखना कोणीय विस्थापन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि रेडियन यूनिट के लिए कोई विस्थापन नहीं है। तो कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, रेडियन के लिए तो कुछ आएगा नहीं, और बट्टे में सेकेंड है तो यहाँ t-1 और यहाँ t-2, और फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t-1। तो ये हो गया क्या, डायमेंशन, यानी कि विमीय सूत्र। नेक्स्ट है वृत्तीय गति कर रही वस्तु का नियत हो सकता है। अगर वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो दो चीज कभी भी नियत नहीं होगा, दो चीज कभी भी नियत नहीं होगा। पहला वेग यानी कि वेलोसिटी, और दूसरा एसी यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। ये दो चीज कभी भी नियत नहीं होगा, कभी भी नियत नहीं होगा। अगर वृत्तीय गति है तो ये दो चीज कभी भी नियत नहीं होगा, वेग कभी नियत नहीं होगा और अभिकेंद्रीय त्वरण कभी भी नियत नहीं होगा। हो सकता है परिमाण नियत हो, यानी कि चाल नियत हो, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होगा। तो कौन नियत हो सकता है, वेग तो होगा नहीं, अभिकेंद्रीय त्वरण तो होगा नहीं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होता क्या है, हाफ mv²। इसमें जो ये v होता है ना, ये चाल होता है, ये चाल होता है। तो जब भी चाल अगर नियत हो जाए, क्योंकि चाल तो नियत हो सकता है, जब भी चाल नियत हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नियत हो जाएगा। सी राइट आंसर है इसका। यानी इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि वेग नियत क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेग के पास होता है दिशा प्लस परिमाण। तो परिमाण होने के कारण, नियत होने के कारण चाल नियत हो गया, यानी कि दिशा कभी भी नियत नहीं होता है, दिशा कभी भी नियत नहीं होता है वेग का वृत्तीय गति में। और दिशा में परिवर्तन के कारण भी वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो दिशा में परिवर्तन हो, या तो परिमाण में परिवर्तन हो, या फिर दोनों में परिवर्तन हो जाए। तो दिशा में परिवर्तन होने के कारण जब वेग में परिवर्तन होगा और उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। यानी अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन करने के कारण आता है, और अभिकेंद्रीय त्वरण का भी दिशा हमेशा बदलते रहता है। मान लो अगर यहाँ पे है कोई पिंड चल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर इधर है तो त्वरण इधर होगा, यहाँ पे है तो वेलोसिटी इधर है तो त्वरण इधर होगा। यानी त्वरण देख रहे हैं आप, अभिकेंद्रीय त्वरण का दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सत्य है अगर वृत्तीय गति कर रही वस्तु के वेग का परिमाण नियत हो। वेग के परिमाण नियत हो यानी कि चाल नियत हो, ठीक है, चाल नियत है। देखो अभिकेंद्रीय त्वरण है, स्पर्शीय त्वरण है, कुल त्वरण है, कोणीय त्वरण है, ये सब त्वरण 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 देखने को मिल रहा है। यानी वृत्तीय गति होता है तो कई प्रकार के त्वरण होते हैं, कई प्रकार के त्वरण होते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण होते हैं, स्पर्शीय त्वरण होते हैं, कुल त्वरण होते हैं, कोणीय त्वरण होते हैं। तो देखो वेग के पास होता है दिशा प्लस परिमाण, परिमाण को हम बोल सकते हैं चाल। तो दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन होता है, और उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम एसी से डिनोट करते हैं। और क्योंकि दिशा तो कभी नियत होता नहीं है, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा होगा, और ये कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर शून्य है तो वृत्तीय मोशन होगा ही नहीं, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो पूछा है कौन सत्य है, तो ये तो गलत है, अभिकेंद्रीय त्वरण नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण नियत हो सकता है, लेकिन दिशा नियत नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक सदिश राशि है। तो जरूरी है नियत होने के लिए कि दिशा भी नियत हो, परिमाण भी नियत हो, लेकिन परिमाण नियत हो सकता है, दिशा नियत नहीं होगा, इसीलिए अभिकेंद्रीय त्वरण कभी नियत होता ही नहीं है। स्पर्शीय त्वरण, दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण। अगर परिमाण में त्वरण हो, परिमाण में परिवर्तन हो, उसके कारण भी वेग में परिवर्तन हो सकता है, और तब जो त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण। और क्योंकि परिमाण जब भी नियत होगा तब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और तब स्पर्शीय त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। और यहाँ सवाल में बोला है कि परिमाण नियत है, यानी कि स्पर्शीय त्वरण नियत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रू। कुल त्वरण क्या होता है, कुल त्वरण होता है ए नेट बराबर स्क्वायर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT बोलते हैं स्पर्शीय त्वरण को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अब देखो परिमाण नियत होने के कारण AT 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये निकल कर बाहर आ गया AC। यानी कि जो कुल त्वरण है वो बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय त्वरण के, यानी कि कुल त्वरण ये अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होगा, ना कि 0 होगा। यानी कि ये भी हमें दे रखा था फॉल्स, ठीक है, ये भी फॉल्स दे रखा था। कोणीय त्वरण शून्य नहीं होगा, ये लिखा है। कोणीय त्वरण होता है, देखिए AT बराबर होता है I अल्फा, ये फॉर्मूला भी आप सब याद रखें। AT बराबर होता है R अल्फा, AT बराबर होता है R अल्फा, R अल्फा, अल्फा होता है कोणीय त्वरण, और R होता है वृत्त की त्रिज्या, जिस त्रिज्या में पिंड घूम रहा है वो वृत्त की त्रिज्या। अब क्योंकि AT ही शून्य है तो अल्फा भी शून्य हो जाएगा, यानी जब भी AT शून्य होगा, जब भी स्पर्शीय त्वरण शून्य होगा तो कोणीय त्वरण भी शून्य हो जाएगा। तो ये भी क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। ये तो शून्य होना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा है, यानी कि सत्य है बी।
निम्नलिखित में कौन असत्य है? कौन बोला है कि फॉल्स है? अगर वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है, एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं जिसमें परिमाण नियत होता है, जो अभी पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। परिमाण क्या हो? नियत हो। कहने का मतलब ये होता है कि ये अगर वृत्त है, इसमें कोई घूम रहा है, इसमें कोई घूम रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से ही घूम रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो परिमाण नियत हो यानी कि AT 0, क्योंकि परिमाण में परिवर्तन होगा तभी AT का कुछ मान आएगा स्पर्शीय त्वरण का, लेकिन परिमाण तो नियत है, यानी परिमाण में परिवर्तन नहीं है। परिमाण में परिवर्तन न होने के कारण वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो स्पर्शीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो वस्तु का स्पर्शीय त्वरण नियत होगा, सही है, और ये 0 के इक्वल होगा। अब क्योंकि AT 0 है और AT बराबर होता है R इंटू अल्फा, तो अल्फा भी 0 हो जाएगा, और अल्फा क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है, तो ये भी नियत होगा और ये 0 के बराबर होगा। वस्तु का अभिकेंद्रीय त्वरण नियत होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, ये कभी नियत होगा ही नहीं, कभी नियत नहीं होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण नियत हो सकता है, दिशा नियत नहीं होने के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण को हम नियत नहीं बोलते हैं। वस्तु का कुल त्वरण केंद्र की तरफ होगा, कुल त्वरण केंद्र की तरफ होगा। कुल त्वरण होता क्या है? A नेट बराबर होता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर, ये बाहर निकलेगा AC बन के। तो कुल त्वरण का वही दिशा होगा जो AC का होगा, और AC का दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होता है, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण का दिशा केंद्र की तरफ होता है। तो ये भी क्या है? हाँ, सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि C हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ, और ये त्रिज्या दे रखा है जिस वृत्त में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो इस स्पीड से घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी त्वरण है? ठीक है, इस तरह से है, और ये त्रिज्या भी दे रखा है हमें, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका स्पीड भी दे रखा है हमें पूछा है कि त्वरण कितनी है। तो ये कौन सी त्वरण है? क्योंकि वृत्त में हमने पढ़ा कि स्पर्शीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण होता है, उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। कौन सा त्वरण है? देखिए, इसमें बोला है कि इस स्पीड से घूम रही है, यानी कि परिमाण नियत है, चाल नियत है, यानी कि स्पर्शीय त्वरण 0, और स्पर्शीय त्वरण 0 तो कोणीय त्वरण भी 0, यानी कि अब जो भी त्वरण है वो है अभिकेंद्रीय त्वरण, और इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे v²/r, और AC सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और हमेशा जो वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी, उस पर परपेंडिकुलर होगा, या बोल सकते हैं कि त्रिज्या के अनुदिश होगा अभिकेंद्रीय त्वरण। अब v² दे रखा है हमें ये 2, त्रिज्या दे रखा है हमें ये 5.28 इंटू 10⁻11। इसे सॉल्व करना आप खुद से, इसका आंसर आएगा D, ठीक ना, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब क्या है कि फ्यूल जलता है और यहाँ से गैस एग्जॉस्ट होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि रॉकेट का जो इंजन है ये गैस बाहर निकालता है, गैस पे फोर्स लगाता है, ये गैस बाहर निकलता है, क्योंकि इंजन गैस पे फोर्स लगाया नीचे, बदले में ये गैस इंजन पे फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, और जब भी फोर्स लगाएगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो रॉकेट क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ये हो गया क्रिया, ये हो गया प्रतिक्रिया, और ये अगर सिस्टम है तो इस पे बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, यानी कुल बाह्य बल 0 है, यानी कि संवेग संरक्षित है, तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम I से डिनोट करते हैं, कोणीय त्वरण जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इस दोनों का प्रोडक्ट होता है टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण, ठीक है, तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डायमेंशन भी आप याद रखें, टॉर्क का एक और फॉर्मूला याद रखें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का तो डायमेंशन आपको रटा होना चाहिए, mlt-2 होता है, और डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? L, यानी टॉर्क का डायमेंशन हो गया ml²t-2। देखिए, जब भी कोई नया क्वांटिटी आता है ना, उसका डायमेंशन आप निकाला कीजिए खुद से, तो ये है टॉर्क का डायमेंशन, याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। बल का तो आपको डायरेक्ट याद रखना है ml-t-2। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअल में यहाँ,
और कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल होगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये क्या, टॉर्क और वर्क यानी कि बल आघूर्ण और कार्य दोनों का डायमेंशन सेम है। ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है कोणीय संवेग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम नहीं है, एक होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और ये होता है आई ओमेगा, या एक और याद रखें, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। आई क्या होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसका डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं और पर सेकेंड है, तो इसके लिए आएगा टी माइनस वन। तो ये हो गया डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है सामान्य द्रव्यमान के दो कण क्रमशः 3 मीटर और 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात होगा। अभिकेंद्रीय बल को हम एफ सी से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, और ये होता है द्रव्यमान गुने एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टाइम्स मास। तो दो वृत्त है, एक का रेडियस है 3 मीटर और एक का है 5 मीटर, लेकिन द्रव्यमान सेम है। देखो एफ सी होता है मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, एसी के बराबर, एसी बराबर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब मास कांस्टेंट है, समान द्रव्यमान बोला है, समान चाल भी बोला है, यानी कि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, और एफ सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, यानी कि F1 बटे F2 बराबर R2 बटे R1। यहाँ F1 है, यहाँ R2 है, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। तो R2 5 वाला पहले आएगा, 3 वाला बाद में आएगा, तो 5:3, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह अधिकतम चाल क्या होगा जिससे एक कार 36 मीटर त्रिज्या के घुमाव पर सुरक्षित घूम सके, जबकि कार के टायर और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है, यानी कि टर्निंग बोला है। अब जब बाइक चलाते हो, टर्निंग आता है, तो वहां पे आप स्पीड को थोड़ा कम कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर तेज स्पीड से चलाया तो हो सके मैं सड़क के इस पार चला जाऊं। तो कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि आप स्किड न कर पाए, ठीक है, आप गिरे नहीं, कोई दुर्घटना ना हो, सेफ ड्राइव, कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो याद रखना v बराबर रूट अंडर म्यू आर जी, याद रखो, ये ज्यादा से ज्यादा ये स्पीड होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए, ठीक है, या तो आप ये स्पीड रखो या फिर इससे कम रखो। इससे ज्यादा अगर रखे तो वहां पे काफी भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। म्यू दे रखा है घर्षण गुणांक, देखिए घर्षण गुणांक का कोई इकाई नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, 0.4 आर यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कौन सा, ये अगर सड़क है, टर्निंग है, तो इस टर्निंग को अगर हम एक सर्कल बना दे तो इस सर्कल का जो त्रिज्या होगा, तो ये दे रखा है 36 और जी का मान 10 में लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 से मैं 0.4 में गुना करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 24, 12, 14, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, सी हमारा राइट आंसर है। ये फॉर्मूला याद रखो। अगला है 20 मीटर त्रिज्या मोड़ पर 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक कार सुरक्षित गति के लिए सड़क का करवट कोण कितना होना चाहिए। करवट कोण देखिए, एक तो होता है सड़क ऐसे, ठीक है, ये कार है, ये ऐसे आ रही है, और एक होता है यानी थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, जहां गाड़ियां जिस सड़क पे, जिस हाईवे पे गाड़ियां काफी तेज चलती है, वहां पे हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है ग्राउंड से किसी एंगल पे, ताकि स्पीड भी चले तो बाहर की तरफ फेंकाए ना। तो हमसे पूछा यही कि सुरक्षित गति के लिए ये एंगल कितना होगा, तो इसका भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे में आर जी। ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिससे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है इन सारे फॉर्मूले पर। एएलपी के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो हमसे पूछा है थीटा, चलो बनाते हैं। tan थीटा, ये केस है बैंकिंग ऑफ रोड का। वी स्क्वायर दे रखा है 10 गुने 10, आर का मान है 20 और जी का मान 10, 10 से 10 खत्म, 20 से ये 10 से ये 20 खत्म, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 बराबर 0.5, यानी थीटा आ गया tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 0.5, सी हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये तो पता है ना कि tan थीटा बराबर अगर x होता है तो थीटा बराबर हम लिखते हैं tan इनवर्स x। अगला है आर त्रिज्या वाले ऊर्ध्व वृत्त
यानी कि वर्टिकल सर्कल को पूर्ण करने के लिए निम्नतम बिंदु पर वेग होनी चाहिए। यानी कि मान लो आप हाथ से एक रस्सी ऐसे पकड़े हो और यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, आप चाहते हो कि ये पूरा घूम जाए सर्कल में। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ स्पीड देना पड़ेगा। यही पूछा है कि कम से कम कितना स्पीड दें कि पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लें। तो वो स्पीड होता है √5rg। या तो आप इतना दो या इससे ज्यादा दो। तो कम से कम √5rg देना है या फिर उससे ज्यादा देना है। इससे अगर कम देंगे तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर क्या है? ये सर्कल का त्रिज्या, और जी तो आप जानते ही हो गुरुत्वीय त्वरण। दो सदिश जिनका मान अलग अलग है, यानी दो सदिश राशि है और उसका मान अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दिशा के बारे में नहीं बोला है, दिशा सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर दो सदिश जिसका मान अलग अलग है, उसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, उसका परिणामी कभी भी शून्य नहीं आएगा जब उसका दिशा प्लस परिमाण दोनों ही सेम हो। दो सदिश के लिए, दो सदिश को बराबर होने के लिए उसका दिशा और परिमाण दोनों ही सेम होना पड़ेगा। इस दोनों में से कोई भी अगर अलग है तो वो सदिश आपस में बराबर नहीं होगा। और दो सदिश जिसका परिमाण अलग अलग हो जाए, उसका परिणामी कभी शून्य नहीं होगा। हाँ, अगर तीन सदिश जिसका मान अलग अलग होगा, उसका परिणामी शून्य हो सकता है, लेकिन दो सदिश का कभी भी नहीं होगा। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान ये है 72 किलोमीटर/आवर के वेग से चल रही है, उसे एक ब्रेक लगाकर 80 सेकंड में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदित बल का मान होगा। मंदित बल यानी कि फोर्स लगेगा, लेकिन नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोटर कार चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि रोकना है। अब मास दे रखा है ये, इसका वेग दे रखा है ये v, और उसे रोकना है, सॉरी ये है u और इसे रोकना है, यानी कि v बराबर 0 करना है। और ये टाइम 80 सेकंड। यानी कोई कार चल रही थी, मोटर कार चल रही थी ऐसे, ये कोई मोटर कार है, ये ऐसे चल रही थी, इस पे उल्टे डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगा t बराबर 80 सेकंड के लिए, और क्या करता है, इसे रोक दिया जाता है। पूछा है कि मंदित बल का मान क्या होगा, फोर्स पूछा है। मैं आपको बता चुका हूं इस तरह का सवाल। चलो आप बताओ इसका उत्तर 66 का, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूं। F बराबर होता है m × a। द्रव्यमान दे रखा है हमें 1200 kg, गुने में a नहीं पता है, लेकिन हमें पता है a बराबर होता है v - u/t, क्योंकि हमें v पता है, u पता है, t पता है, तो हम ये लिखेंगे। 1200 गुने v हमें 0 करना है, u दे रखा है 72 किलोमीटर/आवर। अब 72 किलोमीटर/आवर है, हमें न्यूटन यानी कि SI यूनिट में डालना है, तो इसे हम SI यूनिट में चेंज करेंगे। 72 5/18 करेंगे, 18 से काटेंगे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। तो ये 20 आ गया और ये नीचे 80। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटेंगे 4 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल आउट कर गया 3 टाइम्स, तो 300 न्यूटन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 300 न्यूटन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घर्षण बल निर्भर करता है। घर्षण बल निर्भर करता है। देखिए, घर्षण बल आप क्षेत्रफल पर टिक मत कर देना। घर्षण बल जो है सिर्फ संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। और घर्षण बल एक प्रकार का क्या है, ये संपर्क बल है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब कॉन्टैक्ट में होगा दो सरफेस तभी लगेगा। दो तरह का घर्षण बल होता है, एक होता है एस्थेटिक जिसे हम एफएस से डिनोट करते हैं, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिक घर्षण बल। तो गतिक ये एफ के तब लगता है जब वस्तु चल रहा होता है, यानी कि मान लीजिए वस्तु चल रहा है इधर, तब लगेगा फ्रिक्शन इस पे, वो होगा एफ के। लेकिन अगर वस्तु रुका हुआ है लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा लेकिन चलेगा नहीं, तब लगेगा एफ एस यानी कि एस्थेटिक घर्षण बल। लेकिन अगर चल रहा है तब लगता है गतिज घर्षण बल। मान लो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तब एफ एस 0 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी रेस्ट में है, लेकिन यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन इस फ्रिक्शन के कारण ये नहीं चल पा रहा है, तो फोर्स लगना जरूरी है। तो ये होता है एस्थेटिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब चलने लगेगा तब हो जाएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो एफ एस होता है, इसके मैक्सिमम मान को हम बोलते हैं एफ एल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी सीमांत घर्षण बल। नेक्स्ट है एस्थेटिक घर्षण गुणांक हमेशा गतिक घर्षण गुणांक से, एस्थेटिक घर्षण गुणांक को हम म्यू एस बोलते हैं और गतिक घर्षण गुणांक को हम म्यू के बोलते हैं। और ये जो म्यू एस है ये हमेशा म्यू के से बड़ा होता है, और ये म्यू के म्यू एस ये सब भी क्या है, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये अधिक हो जाएगा। एस्थेटिक घर्षण गुणांक हमेशा गतिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये होता है म्यू के गुने में एन क्या है, यह क्रिया बल। ठीक है, और एफ एल
सीमांत घर्षण बल ये होता है म्यू एस गुने में एन। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है, तो इस पे लगता है इधर की ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये कौन लगाता है, ये सरफेस लगाता है, तो ये वही नॉर्मल है, ये वही एन है, ये जो सरफेस लगाएगा इससे फोर्स ये है, और ये भी। अगला है 2 kg और 4 kg के दो पिंड क्रमशः ए और बी है। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। बोला है पहले धरातल पे कौन पहुंचेगा, ए पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेगा क्या, यही पूछा है। देखो ये अपना ग्राउंड है, यहां से मैंने गिराया, मान लो इसका द्रव्यमान m है, मैंने गिराया यानी कि छोड़ा, यानी कि u 0, क्योंकि ऊपर से मैं गिरा रहा हूं तो a बराबर हो जाएगा +g। और मान लो मैं h हाइट से गिराया तो s बराबर ut प्लस हाफ at², ut 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, और s बराबर हो जाएगा यानी कि h बराबर हो जाएगा हाफ gt²। यहां से t आ जाएगा √2h/g। ये टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इसके नीचे आने में। इस फॉर्मूले में कहीं भी देखो आपको मास नजर नहीं आएगा, आपको कहीं भी m नजर नहीं आएगा, द्रव्यमान नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी द्रव्यमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट सेम है, दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला निकाल कर भी बता दिया, दिखा दिया। देखो नीचे आता है तो हम a को +g लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो a को -g लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो g का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, और जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। ऐसा आप मत सोचना, g जो है ये हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। ये गुरुत्व त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, कभी भी ऊपर नहीं लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ये ध्यान में रखना, जी का दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अगला है 100 kg द्रव्यमान वाली एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 0.1 सेकंड में विराम अवस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। मास दे रखा है और ये गाड़ी गतिमान है, यानी कि ये u दे रखा है, टाइम दे रखा है, और इसे विराम अवस्था में लाना है, यानी कि v बराबर 0 करना है। इस पे एक बल लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ना, गाड़ी अगर चल रही है हमें रोकना है तो उल्टा डायरेक्शन में एक बल लगाना पड़ेगा। तो ये बल कितना लगाना पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर आप दो। मैं आपको 2 सवाल इस तरह का बनाकर दिखा दिया, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट है एक भारी द्रव्यमान 0.5 kg का पिंड छत पर टंगी डोरी द्वारा लटका हुआ है। ये है छत, ये लटका हुआ है डोरी और इससे बंधा हुआ है एक पिंड, और इसका द्रव्यमान दे रखा है 0.5 kg। 0.5 kg पूछा है डोरी द्वारा पिंड पर बल लगेगा। डोरी इस पिंड पे बल लगाएगा, और डोरी कौन सा बल लगाएगा, डोरी जो बल लगाता है वो होता है टेंशन फोर्स, इसे हम बोलते हैं तनाव बल। देखो ये है बॉडी m, मान लो इसका अगर द्रव्यमान होता तो नीचे इस बॉडी पे, इस वस्तु पे पृथ्वी लगाएगी बल mg, ये तो आप जानते हो, और ये डोरी लगाएगा इस पे बल ऊपर की दिशा में, ये है टेंशन फोर्स T, और इसी का मान हमें निकालना है। अब देखो ये जो वस्तु है ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोरी ऊपर लगा रहा है टेंशन और पृथ्वी लगा रहा है इस पे गुरुत्वीय बल, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि अगर गुरुत्वीय बल ज्यादा हो जाएगा टेंशन फोर्स से तो रस्सी टूट जाएगा, अगर टेंशन ज्यादा हो गया तो ये वस्तु ऊपर की ओर जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि टेंशन बराबर है mg, यानी कि मास है 0.5 और g का मान 10, तो हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये EFGH हो गया, कोई बात नहीं, ABCD मान लेना। 5 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए g बराबर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूं, बस सवाल को आसान करने के लिए। सवाल में जब आपको दिया रहे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए तभी लेना, अदरवाइज आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। मैं आपको बता देता हूं सवाल में, फिर भी कुछ कमेंट आते हैं कि जी का मान 9.8 क्यों नहीं लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है सवाल में आपको, जब तक कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना कहा जाए तो। नेक्स्ट है 5 kg के किसी पिंड पर 8 न्यूटन 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित है, पिंड का त्वरण क्या होगा। यानी कि अगर ये पिंड है तो इस पे 2 बल लग रहा है, मान लो एक ऐसे लग रहा है, इसको मैं 8 न्यूटन नाम देता हूं, और एक लग रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, ये मान लो 6 न्यूटन है, ये लंबवत है। पूछा पिंड का त्वरण क्या होगा। हमें पता है F बराबर होता है ma, a बराबर हो जाएगा F/m। मास तो पता है 5 kg, लेकिन बल का क्या करें, यहां तो 2 बल दे रखा है और त्वरण एक ही दे रखा है, अब कैसे निकलेगा। कौन सा बल रखें यहाँ, देखिए कौन सा बल रखें यहाँ नहीं होगा,
यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म सदिश के रूप में। एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा m इंटू ए वेक्टर। एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बल लग रहा है 2 दिशा में, तो ये क्योंकि x डायरेक्शन में है, आपका मन करे आप जो डायरेक्शन में मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे 8 आई कैप। आई कैप क्या दिखाता है, x डायरेक्शन, प्लस ये है प्लस y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब हमें ये दे रखा है त्वरण का मैग्नीट्यूड। त्वरण का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसमें मास से भाग लगा देंगे। तो ये आ गया हमें वेक्टर फॉर्म में। हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रूट अंडर हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि ये परिमाण आ गया। यहाँ रखेंगे 10 न्यूटन, नीचे रखेंगे 5 kg, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स दे रखा था, अलग अलग डायरेक्शन में 2 फोर्स दे रखा था, उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बोला एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बोलते हैं जिसमें परिमाण शून्य हो वेग का, या फिर बोल सकते हैं चाल शून्य हो, या फिर बोल सकते हैं कि एक ही स्पीड से सर्कल में चक्कर लगा रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाल और वेग दोनों चर होता है, नहीं चाल अचर होता है। अचर मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चाल अचर होता है और वेग चर होता है, यानी चाल जो है कांस्टेंट होता है और वेग वेरिएबल होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होता है। डी हमारा राइट आंसर है। एक निकाय पर 3 संगामी बल, एक निकाय है। अब देखो इस पे 3 बल लग रहा है, 2 आई कैप मतलब इधर की ओर 2 आई कैप, -6 जे कैप यानी कि नीचे की तरफ लग रहा है -6 जे कैप, और F3 जे कैप यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है 3 जे कैप। अच्छा, -6 बोला यानी कि नेगेटिव y डायरेक्शन में, इधर की ओर नेगेटिव y डायरेक्शन में, और यहाँ 3 जे कैप है यानी कि प्लस y डायरेक्शन में। ये फोर्स लग रहा है। बोला है कि संतुलन स्थिति के लिए कितना बल लगाना होगा। संतुलन स्थिति यानी कि टोटल जो फोर्स लग रहा है F नेट, ये हो जाएगा 0, तब हम बोलेंगे कि ये संतुलित बल है। टोटल संतुलन है, वस्तु रेस्ट में होगा। कोई वस्तु रेस्ट में तभी होता है जब उस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 होता है, 0 होता है। तो हम चाहते हैं कि ये संतुलन की स्थिति में आ जाए, तो क्या करेंगे, इधर 2 आई कैप लग रहा है ना, तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 आई कैप लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब उसके बाद देखो नीचे 6 जे कैप लग रहा है, ऊपर 3 जे कैप लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी बढ़ा देंगे और कितना कर देंगे 3 जे कैप, तो ये 3 6 जे कैप हो जाएगा, और ये -6 जे कैप, तो ये दोनों 6 जे कैप, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर देगा। तो हमने कितना एक्स्ट्रा लगाया, 2 आई कैप और 3 जे कैप, यानी कि हमने जो बल लगाया वो लिखा जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि मैंने नेगेटिव x में लगाया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे पता है आपको। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 9 4 13, √13 न्यूटन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ। अच्छा, जो आई कैप जे कैप के कैप है ये दिशा बताता है, एक्स वाई जेड होता है ना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। एक्स एक्सिस को आई कैप बताएगा, वाई एक्सिस को जे कैप बताएगा और के एक्सिस को के कैप बताएगा। अगर माइनस आई कैप है यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर माइनस जे कैप है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अगर माइनस के कैप है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है, तो विस्थापन और समय में कौन सा रिलेशन होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब हमें करना है विस्थापन समय के समानुपाती, यानी कि S डायरेक्टली t के हो जाए। S डायरेक्टली t के तभी होगा जब ये वाला टर्म नहीं होगा, तभी होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। अब ये वाला टर्म कब नहीं होगा, जब त्वरण 0 हो जाए। त्वरण 0 कब हो जाएगा, जब v क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वेग क्या हो जाए, नियत हो जाए, वेग एक समान हो जाए, यानी वेग में परिवर्तन ही ना हो। परिवर्तन ना होगा तो त्वरण उत्पन्न ना होगा, उत्पन्न नहीं होगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। अब हो जाएगा S डायरेक्टली t के, तो वेग एक समान हो। देखिए S बराबर ut प्लस हाफ AT², v² बराबर u² प्लस 2as और v बराबर u प्लस AT। इसे बोलते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हम तभी हम लगा सकते हैं जब a क्या हो, कांस्टेंट हो। a कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, a कांस्टेंट का मतलब होता है कि डेल्टा v कांस्टेंट, वेग में परिवर्तन कांस्टेंट। कभी भी a कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वेग कांस्टेंट,
कांस्टेंट का मतलब नियत होता है, ठीक है। तो ए नियत तभी होगा जब वेग में परिवर्तन नियत होगा, ये नहीं कि वेग नियत हो। तो ये हम तभी लगा सकते हैं जब त्वरण क्या हो, नियत हो। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए मतलब u0 और a बराबर g, तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। मुक्त अवस्था में u0 तो s यानी कि h बराबर हाफ g(t²), ये तो कांस्टेंट है, तो h डायरेक्टली t²। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग के गिरने के समय के वर्ग के, तो गिरने के समय के वर्ग के हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था वीडियो, मैंने टोटल करवाया 76 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।